नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को स्वच्छ और शुभ दीपावली की शुभकामनाएं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचार से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ के गुलाबगढ़ बाजार में एक विशेष चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का किया उद्घाटन। कहा, सरकार विकास से वंचित रहे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध। बारिश से मिली थोड़ी राहत के बाद शनिवार को फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा। AQI खराब श्रेणी में दर्ज। भाजपा ने कहा, पराली जलाने से निपटने के लिए पंजाब को मिल चुके हैं 1700 करोड़ रुपए, फिर भी भगवंत मान सरकार रही है नाकाम। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को नई चेतना 2.0 अभियान किया जाएगा शुरू। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान का समर्थन करने के लिए 9 मंत्रालय हुए एकजुट। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच जेंडर आधारित हिंसा को लेकर बड़ी जागरूकता। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीप उत्सव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के गुलाबगढ़ बाजार में एक विशेष चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार विकास से वंचित रहे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि किश्तवाड़ जल्द ही 6000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ उत्तर भारत का एक बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत किश्तवाड़ हवाई अड्डे का काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मोदी जी ने जब से क़यादत संभाली है इस मुल्क की, उन्होंने कहा है कि खास तवज्जो दी जाए उन इलाकों को जिनको शायद पहले उस तरह की तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, जिसमें दूर दराज के इलाके जैसा ये इलाका। और इसलिए ये सारा इक़दाम आपकी महदूद के लिए और आपकी सहूलत के लिए किया गया। एक आज यहाँ पर मांग आई कि क्या 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप सब ने जो फौज की तरफ से जो डॉक्टरी सेवाएं उपलब्ध हुई हैं उसको मान्यता दी है, उसका एहतराम किया है और आपको लगता है आगे भी चलना चाहिए। मैंने आपकी तरफ से जनरल साहब के आगे निवेदन रखा है, वो कह रहे हैं अगली बार ऐसा ही करेंगे, हम 2-3 दिन कैंप चलाएंगे और आज का जो तजुर्बा है इससे सीखकर किस तरह के और इंतजाम करेंगे वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। शुक्रवार को ही बारिश के कारण मामूली सुधार के बावजूद शनिवार को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार को दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, हालांकि यह खराब श्रेणी में बनी हुई है। बारिश से मिली थोड़ी राहत के बाद शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में फिर से वही गिरावट लौट आई। शुक्रवार को बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखा गया था, लेकिन शनिवार को यह खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार सुबह आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 282 और ITO में 263 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण की आफत के बीच केजरीवाल सरकार के ढुलमुल रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने से लोग निराश हैं। जरा सी बारिश होते ही दिल्ली सरकार ने ऑड डिविन योजना भी वापस ले ली। दिल्ली की हवा में घुलते इस जहर के पीछे पंजाब में लगातार जल रही पराली को बड़ी वजह माना जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली NCR में मचे हाहाकार के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं धड़ल्ले से जारी हैं। इससे निकला धुआं दिल्ली का दम घोट रहा है। जो पराली जल रही है उसका भी बहुत ही प्रभाव था। अगर आप सफर का डेटा देखें तो दिखाता है कि 25 से 30% तक पराली का असर था दिल्ली के हवा पर। पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश के लिए केंद्र सरकार ने कई राज्यों में फ्लाइंग स्क्वाड्स की तैनाती की है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाए जाने की चुनौती पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाया, जबकि पंजाब सरकार इसमें बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को प्रदूषण रोकने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। लगभग 1700 करोड़ रुपया पंजाब को
पराली जलाने से रोकने के लिए दिया जा चुका है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे पंजाब में है चाहे दिल्ली में है, उन्हें पोल्यूशन रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होने के बाद भी दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकारों के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। लोग हैरान हैं कि हालात के इतने खराब होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकारें आखिर क्यों नहीं जाग रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 के दूसरे वर्ष के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा की है। इस संदर्भ में एक अंतर मंत्रालय बैठक भी हुई है, जिसमें 9 संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी देखी गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने की। यह अभियान 25 नवंबर से शुरू किया जाना है, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस अभियान का 34 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। वार्षिक अभियान का नेतृत्व जन आंदोलन की भावना के साथ 9.8 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिला सदस्यों के DAY-NRLM के स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क द्वारा किया जाएगा। NFHS 5 के आंकड़ों से पता चलता है कि 77% से अधिक महिलाएं अभी भी हिंसा के अपने अनुभव के बारे में रिपोर्ट नहीं करती हैं या उसके बारे में बात नहीं करती हैं। इस तरह से निष्कर्षों और देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की हिंसा के अनुभवों से इस पहल को प्रेरणा मिली है। नई चेतना अभियान का उद्देश्य महिलाओं और विभिन्न जेंडरों के व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना तथा उनके जीवन को भय और जेंडर आधारित भेदभाव से मुक्त कराना है। इन अभियान गतिविधियों से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच जेंडर आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और GBV रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश में पशुपालकों को इलाज की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस क्षेत्र में लगातार नए काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने पशुपालन भवन में आदर्श हॉस्पिटल एवं वीडियो कॉल बेस्ड टेलीमेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में वेटरनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए पहल की जा रही है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि सरकार ने शहर के पहले दुग्ध उत्पादक को 3 रुपए प्रति किलो की बोनस की राशि उनके खाते में भेजी। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में सरकार के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है। जल्द ही सरकार 236 पशु एम्बुलेंस की शुरुआत करने जा रही है। पहले 23 और 66 नया पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है और अन्य रिक्तियां भी भरने की प्रक्रिया की जा रही है। पशुपालन विभाग के निदेशक ने कहा कि पशुओं के इलाज के लिए राज्य में पहला 24/7 अस्पताल शुरू हुआ है, जिसमें डॉक्टर और पैथोलॉजी के जानकार 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। विभाग फेज वार राज्य में 100 अस्पताल के कायाकल्प करेगा। हिसार के आदर्श हॉस्पिटल में सर्जरी एवं पैथोलॉजी की पूरी तरह व्यवस्था भी की गई है। और केंद्रीय आवासीय और शहरी मंत्रालय की तरह से देश भर में महिलाओं में जल के प्रति जागरूकता फैलाने के जल दिवाली उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव को लेकर महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें भाग भी ले रही हैं। गोवा में सलाओलिम जल उपचार संयंत्र में जल दिवाली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पानी के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए पानी, यह मूल मंत्र है देश भर में मनाए जा रहे जल दिवाली के उत्सवों का। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की पहल से महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोवा में सलाउलम जल उपचार संयंत्र में लोक निर्माण विभाग मंत्री नीलेश कैब्राल की उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं को घरों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जल बुनियादी ढांचे के प्रति अपनापन और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देना है। चित्रकूट में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जल शोधन पद्धति की व्यापक जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को बताया गया कि किस तरह उनके घरों तक शुद्ध जल पहुंचता है। इस अवसर पर कुशल नेतृत्व क्षमता वाली सक्रिय महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। जिसमें महिलाओं को जागरूक, मुख्य रूप से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि
वो पानी को किस प्रकार शोधन किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, जिससे उसकी कीमत को समझे, पानी को व्यर्थ न बजाएं। इसी के क्रम में आज हमारे चित्रकूट शहर से करवी से विभिन्न समूह की महिलाओं को यहाँ पर एकत्रित किया गया था डोडा विभाग द्वारा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में विभिन्न हिस्सों से आई महिलाओं ने जल उपचार संयंत्र का दौरा किया। इन महिलाओं ने इस दौरान पानी बचाने की शपथ भी ली। महिलाओं ने कार्यक्रम के लिए सरकार के प्रति आभार भी जताया। यूलम वालों की तरफ से हमें यहाँ पीएचई डिपार्टमेंट में लाया गया, जहाँ हमें जल की अहमियत के बारे में बताया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पिल्लूर संयुक्त पेयजल परियोजना उपचार संयंत्र में जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ स्वयं सहायता समूह की 100 से ज्यादा महिलाओं ने पेयजल उपचार संयंत्र का दौरा किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न अधिकारियों ने महिलाओं को पेयजल उपचार और पानी को बचाने के महत्व के बारे में जागरूक किया। देश भर में इसी तरह महिलाओं को अमृत योजना और जल बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी देकर शिक्षित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ कृषि प्रधान विदिशा जिले के किसानों के क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने किसानों से बातचीत की। किसानों के पास आए हैं, उनसे पूछते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप चाह रहे हैं सरकार से? काम बढ़िया करवा रहा है यहाँ के मंत्री जी, पूरा फायदा मिल रहा है, हर चीज़ से लाडली महीना का पैसा मिल रहा है, उनके किसान ने दी, शिवराज सिंह भी दे रहा, खाद भी, टेम लाइट सब मिल ही रही रोज। आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? अभी जो सरकार आए तो क्या करे किसानों के? किसानों के लिए हमको अच्छा चाहिए, काम भी मिल लेता है, अच्छा काम भी करा रहे हैं, हमको ये चाहिए बस। अपने तो देखो जो भी दे रहे हैं, अभी पैसे भी दे रहे हैं, सब बात, नाच पानी भी दे रहे हैं, तो अपन तो उन्हीं को देंगे। यहाँ पर जो किसान हैं उनकी मांग यह है कि सिंचाई के साधन मिले उनको, और साथ साथ बीजों के को बोने के लिए उनको पर्याप्त बीज मिले, फर्टिलाइज़र की जगह जो नीम कोटेड यूरिया उनको मिलता है वो मिलता है, लगातार उनकी सप्लाई होती रहे। कैमरामैन अनिल ठाकुर अपने सहयोगी कमलेश के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, विदिशा। और आज पूरी दुनिया में हर्षोल्लास का त्यौहार दीपावली बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में रोशनी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश का कोना कोना रोशनी से जगमगा उठा है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही बने सामान की खरीदारी खास तौर से कर रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि दीपावली हर्ष और खुशी का त्यौहार है। ये अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। ये त्यौहार दयालुता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली का त्यौहार हमारी अंतरात्मा को रोशन करता है और हमें मानवता के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि एक दीप कई अन्यों को रोशन कर सकता है, उसी तरह हम गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां साझा करके उनके जीवन में खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। राष्ट्रपति ने सभी से दीपावली को सुरक्षित रूप से मनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने भारत और विदेश में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि अटूट श्रद्धा और खुशियों के साथ मनाई जाने वाली दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ये त्यौहार लोगों के जीवन में आशा और सदाचार की भावना का संचार करता है। दीपावली का त्यौहार धार्मिक और सात्विक जीवन जीने एवं सभी परिस्थितियों में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपने कर्तव्य निभाने में हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। ये दीपावली हमारे देश को समृद्धि और सफलता से भरे भविष्य की ओर ले जाने वाली आशा की किरण बने। इस दीप उत्सव का प्रकाश हमारे हृदय में ज्ञान, विवेक और करुणा का संचार करे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये विशेष त्यौहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और तिल की उपज पर नजर डालें तो इस साल सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि तिल की उपज में इस साल कमी का अनुमान जताया गया है। इस साल सरसों के रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। बात तिल की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिली, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। हरदोई मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं मुगराबाद शाहपुर मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि खैर और मिर्जापुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो 11 नवंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सीमित देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 10 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,490 रुपए। 11 नवंबर को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,495 रुपए। राज्य की ही खैर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 नवंबर को सरसों 5,500 रुपए में बिकी। इसी तरह मिर्जापुर मंडी में 10 नवंबर को सरसों का भाव था 5,650 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,650 रुपए पर हुए। मुगराबाद शाहपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 10 नवंबर को सरसों का भाव था 5,535 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदों में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,530 रुपए पर आ गया। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी।
और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। इलाहाबाद में ही लहसुन और प्याज की उन्नत किस्मों की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बैंगन, टमाटर और मिर्च की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। कुशीनगर के किसान धनिया, आलू और लहसुन की बुवाई इस समय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में नींबू, जामुन, बेर, केले और पपीते के बाग लगाए जा सकते हैं। यहाँ नींबू में सिट्रस कैंकर रोग के नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव कर लें। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर की बुआई कर ले। यहाँ के किसान आलू, लहसुन, मटर, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, धनिया, मेथी, सौंफ, पालक और सोया की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। उत्तराखंड के किसान मसूर, गेहूं, जौ, मटर और काबुली चने की बुआई जारी रखें। उत्तराखंड में मूली में फफूंद जनित रोग से बचाव के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। उत्तराखंड में ही मौसमी के फल की समय पर सिंचाई करें। उत्तराखंड के नैनीताल में प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। नैनीताल में ही अरहर की पकी फसल की कटाई कर ले। उत्तराखंड में लौकी, तुरई, खीरा और करेले की पकी सब्जियों की तुड़ाई कर ले। वहीं यहाँ नैनीताल के किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। नैनीताल में ही किसान मूली, शलजम और गाजर की भी बुआई कर ले। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर ले। देहरादून के किसान गन्ने की समय पर सिंचाई करें। वहीं गन्ने में स्मट और लाल सड़न रोग दिखाई देने पर ऐसे संक्रमित पौधों को हटा दें। देहरादून में ही धान की पकी फसल की कटाई कर लें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर, दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवान भी सीमा पर दीपावली का पर्व मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों ने दिए जलाकर खुशियों का त्यौहार मनाया। अमृतसर में दिवाली और बंदी छोड़ दिवस मनाया गया। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पूजा की और सरोवर में पावन स्नान किया। गुजरात के राजकोट में दीपावली के अवसर पर रंगोली कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम, सीता माँ और हनुमान जी की सुंदर तस्वीर को रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।
भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली देश के साथ साथ पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार पर न्यूयॉर्क शहर में भी आधिकारिक छुट्टी घोषित है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस साल जून में दिवाली को आधिकारिक सार्वजनिक स्कूल अवकाश घोषित किया था। दीपावली का त्यौहार देश के साथ साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। दुबई में भी काफी हर्षोल्लास के साथ लोग दीपावली मना रहे हैं। यहाँ रंग बिरंगी रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सिरिल रामाफोसा ने नमस्ते के साथ अपने संदेश में कहा कि पूरे देश में इस विशेष त्यौहार को मना रहे हिंदू समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं। राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से भले ही प्रदूषण में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के आसपास दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।